Jungle. Namaskar students and welcome to the revision course of paper number 4 CA Foundation Business Economics and Business Commercial Knowledge. As I have said it many times that this paper is divided into two sections. Section A is of business economics comprising 60 marks और सेक्शन बी जो है वो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का है जिसमें 40 मार्क्स की वेटेज है. एंटायर पेपर ऑफ 100 मार्क्स इज ऑफ मल्टीपल चॉइस और इस पेपर को करने के लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कम टाइम में हम लोग 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं और थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं. सो हमारी प्रिपरेशन, हमारी प्रैक्टिस और रिवीजन A1 होनी चाहिए, तभी ये सब्जेक्ट हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बनेगा. सो इन दिस रिवीजन कोर्स व्हाट आई हैव फोकस्ड इज ऑन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. जो हमारा सेक्शन ए है जिसमें 12 चैप्टर्स हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. वन इज थियोरी बेस्ड, सेकेंड इज रिलेशनशिप बेस्ड एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल. यूजुअली थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली आपसे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट, मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ लिए या कुछ डेफिनेशंस, डायरेक्ट डेफिनेशंस या अदर नेम जैसे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं. रिलेशनशिप के अंदर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, TR एंड MR, TC, MC. अगर AR इंक्रीज हो रहा है, MR इंक्रीज हो रहा है तो कौन तेजी से इंक्रीज हो रहा है. अगर AC डिक्रीज कर रहा है, MC डिक्रीज कर रहा है तो कौन तेजी से डिक्रीज कर रहा है. जब हम ऐसे रिलेशन देखेंगे वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस. एंड फाइनली इज न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से ही पूछे जाते हैं. सेकेंड कैटेगरी इज योर सेक्शन बी 40 मार्क्स जिसके अंदर 6 चैप्टर्स है. थियोरी बेस्ड होगा सब कुछ एंड कुछ डेटा बेस्ड होगा. जो डेटा बेस्ड है दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 जिसमें कंपनीज का डेटा है, RBI, SEBI, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है. एंड थियोरी बेस्ड इज योर चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 6. 6 as you know is the entire dictionary of BCK. Terminologies हैं उसमें बहुत सारी. Chapter number 1 and chapter number 2 are basics of what is business, what is a business, what is its environment, कौन सा माइक्रो एनवायरमेंट का फिनोमिना है, कौन सा फैक्टर मैक्रो एनवायरमेंट का है, ऐसी चीजें इसमें पूछी जाती हैं. एंड फोर्थ इज अबाउट योर पब्लिक पॉलिसीज जिसमें हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन पब्लिक पॉलिसीज का नेचर क्या है. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन द मेन कोर्स. अब रिवीजन कोर्स जो ये कोर्स है हमारा, इसके अंदर मैंने हर चैप्टर को रिवाइज करवाया है यूजिंग दी हैंड रिटन चार्ट्स विच आर ऑलरेडी विद यू. सो वी हैव मेड दोज चार्ट्स आर बेस और उन चार्ट्स के बेसिस पर हमने इन सारे चैप्टर्स को, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं या बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के हैं, हमने इन्हें रिवाइज किया है. नाउ एज आई हैव ऑलवेज रिपीटेड इट, आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने आपको बताया है रिवीजन इज नॉट रीडिंग द नोट्स. टू रिवाइज इज टू रीड द नोट्स, क्लोज द बुक एंड recall. Try to remember what you have read, right? So that is what we are going to do in this course. And हर चैप्टर की रिवीजन के बाद जैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, 5, 6 इनके क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं, चैप्टर 9, 10, 11 इनके क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस एंड इंडिविजुअली आई हैव सॉल्व्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो, ताकि जो भी हमने रिवाइज किया है उसके बेसिस पर हमें सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि क्या हमने जो रिवाइज किया उससे हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे सॉल्व. सो दिस इज my way of teaching, or you can say revising the entire syllabus with you people, and all the very best with the revision. Chapter number 1 of business economics, which is nature and scope of business economics, basically ये chapter 3 parts में divided है. Firstly, we will study or we will look at the history and the meaning of the term economics. We will look at the nature and scope of economics, and then we will relate it to the entire concept of business economics.
अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ टर्म दैट इज जनरेटेड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स ओनली, है ना। तो बिना इकोनॉमिक्स समझे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे. So when we talk about history and definition of economics, economics is a science of wealth, material well-being, choice making, growth and development. ये जो 4 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं या 4 डिफरेंट साइंसेस हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रही. अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने उस टाइम पर जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा था उसे देखते हुए अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था. So, it was Adam Smith who introduced economics as a science of wealth in 1776. आप और मैं तो पैदा भी नहीं हुए थे तब. Then Alfred Marshall defined economics as a science of material well-being. Mr. Robbins defined it as a science of choice making. And Samuelson was the person जिसने कहा कि we will not only look at the problems of current, but we will also look at the problems of future, and we will try to bring a sustainable development by defining economics as a science of growth and development. ठीक है ना. अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ब्रॉडली 4 पैरामीटर्स पर स्टडी की जाती है: माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. माइक्रो का मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक थियोरीज को एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं. ऑन द अदर हैंड जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं कि वी आर लुकिंग एट द economy as a whole, we are looking at the problems or economic variables from the viewpoint of a one nation, from the viewpoint of the economy, and not a single player of that economy. Example, बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं हमेशा अपनी क्लास में लेती हूँ वो यही है कि अगर मैं पूरी सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं और पूरी सीमेंट इंडस्ट्री के नजरिए से देखूं कि सीमेंट इंडस्ट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉबेबली टैक्स में चेंजेस आने की वजह से, प्रॉबेबली इन्फ्लेशन की वजह से, या लेबर मार्केट के अंदर राइज होने की वजह से, तो अगर हम बात करें दैट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. लेकिन अगर मैं पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में से किसी एक प्लेयर, प्रॉबेबली एसीसी, प्रॉबेबली बिरला या अल्ट्राटेक, किसी भी एक प्लेयर के बारे में सोचूं या उसके व्यू पॉइंट से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखूं, तो वी विल से दैट इट इज माइक्रो इन नेचर. फाइन. उसके बाद है जी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कुछ जो हो चुका, ठीक है ना, पास्ट में या प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर, बिल्कुल कमिंग फ्यूचर में होगा, which is capable of being justified or verified or could be said to be a true or false statement, something which is fact and not just an opinion. मेरे दिल को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नॉर्मेटिव, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ, पॉजिटिव. ठीक है ना. तो पॉजिटिव इज समथिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड एंड नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, सजेशंस एंड ओपिनियंस. जब हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं, व्हेन वी यूज इकोनॉमिक थियोरीज, लॉज, टूल्स, टेक्निक्स टू मेक बिजनेस डिसीजंस, तो हम कहते हैं दैट वी आर लुकिंग एट बिजनेस इकोनॉमिक्स. यहाँ तक रिवाइज हो गया. ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए. नाउ वी विल लुक एट द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबसे पहला नेचर है दैट इट इज साइंस. क्यों साइंस है? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, जो बताती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर आपके प्रोडक्ट का दाम मार्केट के अंदर इंक्रीज करेगा तो फिर कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. सेकेंड इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड. इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड. आई नो कि केपेबिलिटी ऑफ बीइंग मेजर्ड दो तरीकों में होती है. वन, wherein you can just rank and not measure in terms of number, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं. एंड सेकेंड इज कार्डिनल अप्रोच, जिसमें हम इसे नंबर्स में भी मेजर करते हैं. Then we have own methods of study. Economics has its own methods, laws and rules to study. And we also have ability to forecast कि इकोनॉमी के अंदर क्या होगा
और अगर आपको याद हो हम लोग इंडिकेटर्स की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक लॉज, टूल्स, टेक्निक्स को यूज करते हैं किसी सिंगल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस डिसीजन लेने में कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे अपने प्लांट साइज को एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं, तो हम कहते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच देख रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच होगी, इट ऑल्सो इनकलकेट्स मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच। नेक्स्ट इज इट इज प्रेगमेटिक इन अप्रोच। प्रेगमेटिक इन अप्रोच का मतलब क्या होता है? प्रेगमेटिक इन अप्रोच का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड नॉट जस्ट थियोरेटिकल। इंटरडिसिप्लिनरी, अकाउंट्स, टैक्स, मैथ्स, ये सारी चीजें यहाँ पर हेल्प करती हैं। Normative in nature, as we have already discussed, anything which is normative is something which deals with opinions and suggestions, statements of what ought to be and not verifiable. क्यों? क्योंकि हुआ ही नहीं रियलिटी में। जब हो जाएगा तो हम कहेंगे it is positive economics capable of being verified as true or false. Fine. उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. व्हाई इज इट एन आर्ट? बिकॉज अगेन इट इज स्पेसिफाइड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज केपेबल ऑफ प्रैक्टिस एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ आर्ट. हर इकोनॉमिस्ट, जैसे हमने 4 इकोनॉमिस्ट पढ़े, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, एल्फ्रेड मार्शल, इन सब ने इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको अपने अपने एंगल से व्यू किया और अपने यूनिक सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड किए जिन्हें हम आज स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज एन आर्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट यूजेस थियोरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. व्हाई? To understand how does market operate, to understand what are the power we have as producer in different forms of market over the prices of our product. क्योंकि ये सारी चीजें हमें बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी. फाइन, अब चलते हैं थर्ड सेगमेंट पे, विच इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और थर्ड सेगमेंट जो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब हमारे सिलेबस में कवर्ड हैं इन डिटेल. सो आई वांट यू टू टेक अ लुक एट दिस चार्ट which describes scope of business economics into 2 parts. One is internal scope and second is external scope. Internal scope को हम लोग operational scope भी कहते हैं और external scope is also known as environmental scope. We have 7 points in internal and 8 points in external. अब क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस मेरा लेक्चर सुन रहे हो, साथ साथ आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स रिवाइंड होने चाहिए, तभी इसका फायदा होगा. चलो, सबसे पहला इंटरनल स्कोप का पॉइंट है डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग. जब हम डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम 2 टर्म्स देख रहे हैं. वन इज एनालिसिस एंड सेकेंड इज फोरकास्ट. एनालिसिस का मतलब है वी आर एनालाइजिंग कि हिस्ट्री में क्या हुआ, व्हाट वाज द पास्ट बिहेवियर, what was the pattern of the factors, different factors which lead or which affect the demand of a product, price of the product, price of related good, income of the consumer, consumer taste and preferences. ये सब चीजें पास्ट में, हिस्ट्री में कैसे ऑपरेट कर रही थी, और उस हिस्टोरिक पैटर्न को देखते हुए हम फोकस करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर मैंने अपने प्रोडक्ट का दाम हल्का सा भी चेंज कर दिया तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी. That is known as demand forecasting and demand analysis. Second is production and cost analysis. देखो, कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले ये तय करता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, और जो ये तय हो रहा है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, that will be based on the decision कि मैं जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ या न्यू मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ. what is it that customer is willing to buy. तो अल्टीमेटली जब तक मुझे अपने प्रोडक्ट की डिमांड नहीं पता होगी, मैं उसे एनालाइज करके फोकस नहीं कर पाऊंगा, तब तक देयर इज नो फन इन वेस्टिंग योर मनी, टाइम एंड एफर्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोकस करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस क्या कहता है. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस 2 टर्म्स है.
When we talk about production, we talk about optimum size of output. हमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए. एंड द टर्म ओवर हेयर विच इज यूज्ड इज ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ? कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन. मुझे अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिले इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर. ठीक है. उसके बाद है आई डोंट वांट टू इनकर अनड्यू कॉस्ट. इसीलिए कॉस्ट एनालिसिस में आई विल ट्राई टू फॉर्मुलेट लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स with the ratio of variable as well as fixed factors of production. Third है inventory management. When we talk about inventory management, हम ये बोलते हैं that we want to maintain optimum level of stock. Optimum level of stock किस चीज का? Finished goods का, raw material का and work in progress का भी. क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजों को मेंटेन करने में, स्टोर करने में, हैंडल करने में खर्चा आएगा और वो खर्चा मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. और अगर मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो बताओ क्या होगा? कंज्यूमर के हाथ में मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा या मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. बोथ दी सिचुएशंस आर नॉट हेल्दी फॉर माय बिजनेस. नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज. मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, 4 फॉर्म ऑफ मार्केट होते हैं. कौन से? Perfectly competitive, monopoly, monopolistic and oligopoly. Although broadly ये 4 हैं, but छोटी छोटी इकोनॉमी में और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ मार्केट होते हैं, जैसे डुओपोली, ओलिगोपोली के इतने सारे फॉर्म आ जाते हैं, राइट. सो मार्केट स्ट्रक्चर क्यों अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए? बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्यों है ये? बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर मुझे ये बताएगा कि कितनी पावर है मेरे पास अपने प्रोडक्ट के दाम को कंट्रोल करने की. ठीक है ना. क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कितनी पावर है, मैं अपने प्रोडक्ट के दाम की प्राइसिंग पॉलिसीज प्रॉपरली एडिक्वेटली सेट नहीं कर पाऊंगी. नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन. Best course of action for optimal utilization of available resources. I don't want my resource to go waste. क्योंकि resources तो already scarce है. और बेटा scarcity कैसे आती है? I have said scarcity is a subjective term. मतलब हो सकता है जो चीज मेरे पास अभी है वो किसी और के नजरिए से scarce हो पर मेरे नजरिए से abundant है. तो scarcity is a very subjective term जो डिपेंड करेगा supply and demand forces of रिसोर्सेज पे, राइट. नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ कैपिटल, मैं अपना हार्ड अर्न मनी बिजनेस में लगा रही हूँ, मैं किसी और का पैसा उठाकर बिजनेस में एलोकेट कर रही हूँ. तो हम लोग चाहते हैं कि हमें उसके ऊपर रिटर्न मिले. रिटर्न कब मिलेगी? जब मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, राइट. So, allocating scarce capital amongst competing uses of funds, opportunity cost यहाँ पर आ जाएगा और मैं ये देखूंगी कि अगर मैं अपने बिजनेस में ये पैसा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो इससे मैंने बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा फॉरगो किया. एंड आई विल वांट कि जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मैं उसे भी मीट कर सकूं विद द रिटर्न्स जो मुझे मिलेंगी इस पैसे को इन्वेस्ट करने पर. बहुत तेज हो रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन है. रिवीजन तो ऐसे ही होती है. यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रिकॉल अलॉन्ग विद मी. अगर रिवीजन करते हुए बुक खोलनी पड़े तो वो याद नहीं हुआ. एंड टू रिवाइज आई ऑलवेज से बेस्ट टेक्निक इज पढ़ो, क्लोज द बुक, ट्राई टू रिकॉल इन योर हेड. चलो, लास्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट. फॉर्मुलेटिंग प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, करंट इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस. We manage and measure. क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि रिस्क हमारा सालों साल मैनेज होता रहे पर प्रॉफिट एक ही बार आए. हम ये तो नहीं चाहते ना एक साल प्रॉफिट हो, दूसरे साल लॉस हो जाए, तीसरे साल बहुत प्रॉफिट हो. वी वांट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, स्टेबल प्रॉफिट्स. मतलब प्रॉफिट बढ़े, हर साल बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी में हम रहे. Therefore, we are managing the profit and we are measuring कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं अंडर अनसर्टेन सिचुएशंस. अगर हम अनसर्टेन सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो ही हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटरनल और ऑपरेशनल स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स एंड लुक एट द एक्सटर्नल
और एनवायरमेंटल स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, जब हम एक्सटर्नल स्कोप की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली वी टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं बट नॉट डायरेक्टली। ठीक है, कैसे? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एम आई ऑपरेटिंग अंडर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी? स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या मैं ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हूं जो ओवरऑल एक्सपेंशन की तरफ जा रही है या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है? जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, government's economic policies like industrial policy, competition policy, monetary policy, working of financial sector and capital market, socio-economic organizations, trade unions, and social and political environment of the country, of the nation. ये सारी चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स बनकर एक्सटर्नल इश्यूज क्रिएट करती हैं जिन्हें हमें पहले से फोर्सी करना पड़ेगा टू टेक एनी बिजनेस डिसीजन। फाइन, so this was all about your chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 वेरी जेनरिक, और हमने इसके अंदर ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज स्टडी की। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 says microeconomics is concerned with the economy as a whole, the electronics industry, study of individual economic behavior, interactions within the entire economy. So what is the correct answer? Correct answer is option C. Which of the following statements is incorrect? Unlike normative economics, positive economics is based on objective analysis of economic issues. Opportunity cost of a good is the quantity of other good sacrificed to get another unit of next good. Microeconomics emphasizes interactions in the economy as a whole, and none of the above. So which is an incorrect statement? Option C. Microeconomics तो सिंगल की बात करता है, इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं करता। रैशनल पर्सन कौन होता है? रैशनल पर्सन, रैशनल कंज्यूमर, रैशनल प्रोड्यूसर वो होता है जो चाहता है मेरी जेब से कम सैक्रिफाइस हो और मेरी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, जो अपनी वैल्यू ऑफ मनी चाहता है इन लार्जर टर्म्स। सो अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस the action produces marginal benefits that exceed marginal cost. Which of the following statement is normative? बताओ, normative वो होता है जो ought to be है, जो होना चाहिए था। Let's look at the options. Large government deficit cause an economy to grow more slowly. Cause an economy, this is not an opinion, ये हो रहा है। People work harder if the wage is higher. Okay, but this is also a fact. Unemployment rate should be less. Opinion, कम होना चाहिए. Printing too much money causes inflation. This is again a fact. This is verifiable, right? So what is the correct answer? Correct answer will be option C. Which of the following falls under microeconomics? Microeconomics में क्या आता है? Factor pricing. Which of the following statement is correct? Employment and economic growth are studied under macro. Under macro is correct, but यहाँ micro दिया तो ये incorrect हो जाएगा. Microeconomic deals with balance of trade. No, macro का concept है ये. Economic condition of a section of people is studied in microeconomics. Of a section of people, right? Particular, specific, single. External value of money is dealt with in microeconomics. No, again it is not correct. So which is correct? Option C is correct. Law of scarcity, अभी मैंने आपको बताया, law of scarcity is subjective in nature, है ना? और law of scarcity subjective है, क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि demand for goods and services arise होती है from unlimited desire, want of human beings. और उन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमेशा कम होते हैं। अब ये सिचुएशन चाहे तुम एक डेवलप नेशन की बात करो, पुअर नेशन की बात करो, डेवलपिंग नेशन की बात करो, हर जगह सेम है, राइट? सो लॉ ऑफ स्कार्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्री इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. It applies only to less developed country is again a wrong statement.
implies that consumers' wants will be satisfied in a socialistic system. No. Implies that consumers' wants will never be completely satisfied. It is correct. Which of the following is not an economic activity? Economic activity क्या होता है? Economic activity वो activity होती है जिसके against आपको कुछ economic benefits मिलते हैं. A son looking after his ailing mother, he is not getting any economic benefit. Psychological, you can say love, affection, care, ये सारी चीजें non economic benefits में आती हैं. Chartered accountant doing his own practice is again economic activity. Soldier serving at border, he is being paid for it, economic activity. Farmer growing millets, अगर यहाँ सब्सटैंशियल सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए होता तो हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया, सो वी आर अज्यूमिंग दैट ही इज ग्रोइंग मिलेट्स टू सेल देम इन द मार्केट, देयरफॉर अगेन इट विल बी इकोनॉमिक. एंड क्वेश्चन में नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कौन सी ऐसी चीज है जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? ऑनेस्टली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ ट्रेड ऑफ. अगर अभी मैं ये लेक्चर ना दे रही होती, प्रोबेबली आई वुड हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, सो आई एम सैक्रिफाइसिंग माई एंटरटेनमेंट टू टीच यू. सिमिलरली अगर आप ये लेक्चर ना देख रहे होते, यू वुड हैव बीन गॉन फॉर प्लेइंग समथिंग, यू कुड हैव बीन ईटिंग समथिंग. तो हम कहते हैं कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज consisting or it comes with some sacrifice, some opportunity cost. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? All of these. The economic analysis expects the consumer to behave in a manner which is rational. Consider the following and decide which, if any, economy is without scarcity. हमने अभी देखा कि कोई भी economy without scarcity नहीं होती. तो none of these. Which of the following is not a subject matter of microeconomics? Price of mangoes, cost of producing a fire truck for the fire department of Delhi, quantity of mangoes produced for mango market, national economy's annual rate of growth. This is macro. यहाँ पर हम एक ही मार्केट की बात कर रहे हैं, एक ही सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों माइक्रो हो जाएंगे. Which of the following statements is incorrect? Business economics is normative in nature. Business economics has close connection with statistics. Business economics need not worry about macro variables. Business economics is also called managerial economics. Incorrect. Option C. क्यों? आओ वापस नोट पे. हमने जहां पर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखा था, वहां हमने ये समझा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो एज वेल एज मैक्रो दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, और हमने ये भी समझा था दैट इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स? दिस व्यू वाज एक्सप्रेस्ड बाय रॉबिन्स. क्यों? न्यूट्रल बिटवीन द एंड. व्हाट इज एंड? एंड का मतलब है फाइनल गुड और सर्विस दैट सैटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स. अब मीन्स मतलब रिसोर्सेज जो कि स्कार्स हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. रॉबिन्स का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, मतलब इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक थियरीज डू नॉट चेंज विद चेंज इन द नेचर ऑफ द कमोडिटी दैट वी आर यूजिंग. Scarcity definition of economics is given by Alfred Marshall, and in economics central economic problem means सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जब हमारी आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, जब हम स्कार्सिटी की वजह से, ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से मैक्सिमम और कह लो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसे हम चैप्टर नंबर 2 में भी डील करेंगे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1. इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? You have to focus broadly on the nature and scope of business economics and economics, right? अगर हमें ये सारे पॉइंट्स याद होंगे, हमें डिस्टिंक्शन पता होगी नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में, माइक्रो और मैक्रो में, so you can see all such questions are very easy for us.
Chapter number 2, basic problems of an economy and role of price mechanism. Now this chapter again is divided into three broad categories. सबसे पहले we will look at what is an economic system. Then we will understand what are the basic problems and what are the solutions of these basic problems. अब देखो चैप्टर कह रहे हैं basic problems of an economy. जब तक मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन, जिसके अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, तब तक मैं बेसिक प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाऊंगा और उन बेसिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं जान पाऊंगा. So it is very important for us to understand what is the economic system we are operating it. उसके characteristics क्या हैं, उसके merits क्या हैं, उसके demerits क्या हैं. ठीक है? So let's understand it. We say that economic system is nothing but culmination of all these things. मतलब क्या produce करें, क्या जो produce किया वो distribute कैसे करें, सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होगी, वो रेगुलेट कैसे होगा. जब हम इन सारे क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, जब हम इन सारी एक्टिविटीज को अरेंज करते हैं, तो हम बोलते हैं दैट वी आर ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम, राइट, which is nothing but economic system. Now economic system is nothing but arrangement of economic activities on the basis of following three systems. One is capitalist, second socialist and third is mixed. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? We are doing it to provide solution to central problems of any economic system, which is nothing but what to produce, how to produce, for whom to produce and what is the provision for growth and development. ठीक है? तो अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 2 इन्हीं एस्पेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा. ओके, एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है इकोनॉमिक सिस्टम में और मार्केट में. Guys, you need to remember that economic system is a broader aspect and market is just a part of economic system. मार्केट कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक. ये जो चार चीजें हैं वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स होते हैं उनका पार्ट होती है. याद है हमने चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करते हुए देखा था कि मार्केट थियोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट थ्योरी समझने के लिए पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में हैं. क्या हम लोग फ्री हैं टू चूज व्हाट वी वांट टू चूज, व्हाट वी वांट टू बाय, या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी कि आपको इस प्रोडक्ट को ही खरीदना पड़ेगा. तो ये सारे क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे हमारे बिजनेसेस को. सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम का दूसरा नाम है फ्री इकोनॉमी सिस्टम. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ. क्या हमें ये नाम याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ. नाउ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम है इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म विच मीन्स प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फ्री मूवमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटर्मिन किया जाता है. यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी आपको बताने के लिए कि कम से कम इतना दाम चार्ज करो या ज़्यादा से ज़्यादा इतना दाम चार्ज करो. ओवर हियर प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस व्हाट दे वांट इवन इफ इट डज नॉट सर्व अ पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर. सिमिलरली कंज्यूमर्स आर फ्री टू बाय वॉट एवर दे वॉन्ट टू बाय. उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, freedom of enterprise, freedom of economic choice, profit motive, consumer sovereignty, competition and no government interference. Now what is right to private property? Right to private property का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एजेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहाँ एम्प्लॉय करे उसका वो डिसीजन ले सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग 5 साल बाद सीए बन जाओगे तो सीए बनने के बाद आपने अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज कौन से क्लाइंट को देनी है, विच ऑडिट यू वांट टू टेक अप, ऑल दीज थिंग्स यू आर फ्री टू चूज. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इफ यू आर इन कैपिटलिस्ट, राइट.
उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, सेम, क्या बनाए, कंज्यूमर भी फ्री है क्या खरीदे। और क्योंकि इस फ्रीडम की वजह से कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी आ जाती है टू चूज फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। अनदर important thing is profit motive. Over here, whosoever is producing for profit. उनको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, करेगी। Over here, the gap between rich and poor will increase. कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। मूविंग टू सेकेंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। दिस वॉज propounded by Karl Marx and Friedrich Engels. Do we need to remember the name? Yes, we need to remember the name. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने सोशलिस्ट कमांड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है उसके बारे में डिस्कस किया था। नाउ if you can look at the graph or the diagram, इसके अंदर there is free flow of demand and supply forces. इस free flow से जो दाम तय हुआ वो दाम है, लेकिन this price is administered or governed by the government of the country. क्यों? अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये जो दाम तय किया गया है, इस दाम में सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा, प्रोड्यूसर के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, ईदर दे विल फिक्स अ लोअर प्राइस, मिनिमम लोअर प्राइस और मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस, जिसे हम प्राइस सीलिंग और फ्लोरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, कलेक्टिव ओनरशिप। ठीक है, यू आर द एजेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट गवर्नमेंट हैज फुल राइट टू इन्फ्लुएंस यू, टू टेल यू वेयर टू एम्प्लॉय योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग बेटर होती है। थर्ड, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर टोबैको प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो फिर देयर विल बी सोशल अनरेस्ट, देयर विल बी लार्जर इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द नेशन, तो उन्होंने उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी। गवर्नमेंट हैज फुल राइट। प्राइस मैकेनिज्म सेकेंडरी हो जाता है, क्यों? यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का राज चलता है और इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीके से कल्चर क्रिएट किया जाता है। नाउ व्हाट इज इक्विटेबल? इक्विटेबल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रुपीज और एब्सोल्यूट मेजर्स। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दी टू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब वापस नोट्स पर आते हैं। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड फॉर्म की, विच इज योर कैपिटल मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, राइट? यहाँ पर देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटरप्राइजेस, देयर इज प्लान्ड इकोनॉमी, there are the resources are allocated based on both profitability as well as social welfare। तभी आप देखोगे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो completely गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आती हैं। there is balanced regional development and dual pricing system फॉलो किया जाता है। जो चीजें प्राइवेट सेक्टर के अंदर चली जाती हैं वहां पर हम लोग प्राइस मैकेनिज्म कर लेते हैं, जहां जो चीजें पब्लिक सेक्टर के अंडर जाती हैं वहां हम एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस रखते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट दिस इज अ क्लियर कट लाइन। आपस में ये लोग इंटरचेंज करके, अगर गवर्नमेंट को लगे कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ही लालची हो रहा है और सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से उसे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मैम क्या इसमें हमें मेरिट्स डीमेरिट्स याद रखने ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्या हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से ब्रॉडली इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। देन वी हैव डिफरेंसेस कंट्रोल्ड, फ्री एंड मिक्स्ड। सबसे पहला मीनिंग हमें पता है। कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती हैं या सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में रहती हैं। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में दीज आर फ्री, अंडर नो कंट्रोल।
मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ। सेंट्रली प्लान में मोटिव इज सोशल वेलफेयर, फ्री में प्रॉफिट, और यहाँ पर दोनों चीजें, हम सोशल वेलफेयर लाएंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखेंगे। कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन अंडर सेंट्रली प्लान्ड, कंज्यूमर इज कंप्लीटली सॉवरेन अंडर फ्री इकोनॉमी, एंड कंज्यूमर हैज अ गुड वेराइटी अवेलेबल अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर कंज्यूमर को 100% फ्रीडम नहीं देती। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच विल ब्रिंग सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी, जो हर कोई, चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है, हर कोई अफोर्ड कर सके। लेकिन अगर हम फ्री इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मोटिव होता है, तो हम अपने सारे रिसोर्सेज को उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं जिन गुड्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। Resources are controlled under mixed economy. Government as well as private entrepreneurs decision making लेकर scarce resources को effectively utilize करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंट्रली प्लान के अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्री के अंदर हु डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी? पब्लिक सेक्टर डज नॉट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, और मिक्स के अंदर बोथ हैव इक्वल पावर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं, समझते हैं व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है दोज आर 4: व्हाट, हाउ, फॉर whom एंड व्हाट इज द प्रोविजन फॉर ग्रोथ। अब जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, वी यूजुअली आंसर 2 क्वेश्चंस, क्या बनाएं और कितना बनाएं। ठीक है ना, और ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने के जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, एज वेल एज उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर मुझे ये समझ ही नहीं आता कि अगर मेरे पास वुड का लॉग पड़ा है तो मैं उससे टेबल बनाऊं या चेयर बनाऊं, और टेबल और चेयर अगर बनाना है तो किसी कमर्शियल यूज के लिए बनाऊं या हाउस होल्ड के लिए बनाऊं, राइट? सो ऑल सच थिंग्स अराइजेस अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम लोग डील करते हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में वी ब्रॉडली हैव 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, वन इज कैपिटल इंटेंसिव एंड अनदर इज लेबर इंटेंसिव। जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जिसके अंदर हम मशीन से ज़्यादा काम ले रहे हैं और लेबर से कम काम ले रहे हैं, और जब हम लेबर इंटेंसिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लेबर से ज़्यादा काम लेंगे और मशीन से ज़्यादा काम नहीं लेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगेन जो मैंने गुड प्रोड्यूस किया वो किस सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या वो रिच सेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या पुअर सेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या दोनों को कर रहा है? नाउ व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? दिस इज अ प्रॉब्लम क्योंकि जो भी ओवरऑल ग्रॉस लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो ज़्यादा सिर्फ एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को रूट किए जाएंगे तो देयर विल बी गैप, देयर विल नॉट बी अ बैलेंस्ड ग्रोथ एंड द नेशन विल नॉट बी कॉल्ड अ डेवलप्ड नेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट इज द प्रोविजन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, अगर मुझे आज की नीड्स भी सेटिस्फाई करनी है और कल की नीड्स भी सेटिस्फाई करनी है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी नीड्स इतनी अनलिमिटेड हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कल जो जनरेशन आएगी वो भी तो सेम ही होगी। तो क्या किया जाए? कैसे, हाउ कैन वी काउंटर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ टुडे प्रेजेंट? दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट अ इकोनॉमी फेसेस। ठीक है, ये हमारे 4 प्रॉब्लम्स हैं। अब देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। देखो, तुम लोग खुद मुझे बताओ, अगर तुम कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में हो तो क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? कंज्यूमर गुड बनाओगे, कैपिटल गुड बनाओगे? व्हाट विल यू प्रोड्यूस? आस्क योरसेल्फ। आप कहोगे मैम जिसमें फायदा होगा वो बनाएंगे, जिसमें
मेरा फायदा होगा वो बनाएंगे एज अ प्रोड्यूसर, राइट? और कितना बनाओगे? उतना बनाएंगे जिससे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आ सके। यही चीज अगर तुम सोशलिस्ट में हो तो क्या कहोगे? मतलब अब तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से सोचो, एक एक रिलायबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से सोचो, जो चाहती है एक्चुअल में वेलफेयर हो, तो तुम कहोगे हम देखो वो चीज बनाएंगे चाहे उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो लेकिन उससे सबका भला हो, राइट? You will produce those goods and services that will satisfy maximum needs and wants without any sectoral distinction, है ना? और अगर मिक्स्ड है तो भाई we will divide our areas. जिन सर्विसेज के अंदर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी मेरिट सर्विसेज और गुड्स के अंदर जहां सोशल वेलफेयर ज्यादा जरूरी है rather than प्रॉफिटेबिलिटी, वो तो हम दे देंगे जी गवर्नमेंट सेक्टर को, वहां हम सोशलिज्म के रूल्स अप्लाई करेंगे। लेकिन बाकी लग्जूरियस गुड्स, नॉन मेरिट गुड्स, उन सारी चीजों में हम कैपिटलिस्ट की तरह काम करेंगे ताकि देश में सोशल वेलफेयर भी होता रहे एंड इट इज बैक्ड बाय अ गुड फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइन। सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। आप बताओ, अगर आप कैपिटलिस्ट में हो, हाउ विल यू प्रोड्यूस? रैशनल प्रोड्यूसर कैपिटलिस्ट के अंदर ये सोचेगा कि भाई मेरा खर्चा कहां पर कम आ रहा है, जहां जिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके मेरा खर्चा कम से कम होगा, आई विल यूज दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट? आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द सोशल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो ही मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, राइट? लेकिन अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में हैं तो हम वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को अहमियत नहीं देंगे। वी विल लुक एट दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट विल ब्रिंग सोशल वेलफेयर। मतलब आई विल प्रेफर मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक दैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट येस, दिस इज नॉट अ गोल्डन रूल। अगेन, it will depend on circumstances, it will depend on situation to situation, right? कैसे सिचुएशन? हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री एक बैकवर्ड एरिया में है जहां पर लोगों को काम की जरूरत भी है और जहां पर आपको लेबर सस्ती भी मिल जाएगी। वहां तो फायदा है लेबर इंटेंसिव लगाने का, चाहे आप सोशलिस्ट में हो चाहे कैपिटलिस्ट में हो, है ना? नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करें? कैपिटलिस्ट में अगर देखा जाए तो आई विल प्रोड्यूस फॉर दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच इज केपेबल ऑफ पेइंग मी मोर, जो मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा पे करने की कैपेबिलिटी रखता है, मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। आई विल प्रोड्यूस फॉर दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी अंडर कैपिटलिज्म। बट अंडर सोशलिज्म ऐसा नहीं होता। अंडर सोशलिज्म हम ये बोलते हैं कि हम इस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं, हम इस गैप को खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए अंडर सोशलिज्म फॉर होम टू प्रोड्यूस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। और लास्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज द प्रोविजन फॉर ग्रोथ। अगर मैं कैपिटलिस्ट में हूं तो आई विल वांट कि मोर ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो ताकि फ्यूचर में भी मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके अपना बिजनेस चला सकूं। लेकिन अगर मैं सोशलिस्ट में हूं तो मैं रैशनली सोचने की बजाय भावुक होकर सोचूंगी कि भैया सोशल वेलफेयर कहाँ होगा। ऐसी चीजें आज डेवलप कर दो जिससे कल को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, कल जो जनरेशन है वो इनकम अर्न करने की कैपेबिलिटी रख सके, ठीक है ना? तो सॉल्यूशन टू दीज 4 प्रॉब्लम्स are highly based on the type of economy you are dealing in, ठीक है? So what to produce में solution in capitalist economy is profit motive. How to produce में low cost. For whom to produce? जिनकी buying capacity है. And what is the provision for growth and development? Again depending on consumer कितना पैसा कमा रहा है या कह लो सोसाइटी में रहने वाले लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, उसमें से कितना सेव कर रहे हैं,
सेविंग्स को कितना चैनलाइज कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट में वो सेविंग्स यूज हो रही हैं। और मैं इन्वेस्ट भी कब करूंगा, जब मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि भैया कैपिटलिस्ट में तो आई वांट माय ओन प्रॉफिटेबिलिटी टू इंक्रीज। On the other hand, socialist के अंदर all these decisions will be taken by central authority with only one motive, that is social welfare. और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, we will look at good or merits of both these forms of economy and we will create a culmination combination of both. लेकिन still it is said कि mixed economy is not always a golden path. इन सबको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यार सबसे सही है मिक्स इकोनॉमी करो, लेकिन मिक्स इकोनॉमी के अपने खुद के चैलेंजेस हैं, बिकॉज बाइफर्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन कि मुझे कितना कौन सा सेगमेंट सोशलिस्ट में रखना है, कौन सा कैपिटलिस्ट में रखना है, दैट इज अ मेजर चैलेंज, अ बिगर चैलेंज देन फेसिंग दी 4 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स. Fine. So this was all about your chapter number 2.